हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये टॉपिक अभी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूज़ में क्यों था कि अभी इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी मीटिंग की, जो कि इंडिया और यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के द्वारा लीड की गई थी। तो इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेंगे कि क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो CET बेसिकली बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इसमें, जो कि नेशन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ये होता है आपका क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि नेशन की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स इसमें आ जाती हैं। तो ये इंक्लूड करता है जैसे कि सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि एडवांस कंप्यूटिंग के अंडर आती है। तो ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि CET बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर देता है, प्रॉस्पेरिटी, सोशो कल्चरल प्रेजर्वेशन, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। फिर इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कैसी रही है और ICET का क्या रोल रहा है। तो इसमें इसका सबसे पहले तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनरशिप रही है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में, बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि उनके इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। तो ये पार्टनरशिप 3 डिस्टिंक्ट फेसेस में ग्रो की गई थी और इवॉल्व हुई है। तो उस हिसाब से हम ये समझेंगे। तो ICET का जो लॉन्च हुआ था वो मई 2022 में हुआ था, जो कि उसके बाद इन दोनों ही नेशंस के बीच में एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एरा यहाँ पर देखा गया था। तो ICET के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो ये इंडिया यूएस का जो स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाता है और एक्सपैंड भी करता है। ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन है दोनों के बीच में, उस चीज़ को भी प्रमोट करता है। फिर कोलैबोरेशन होती हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में और बिजनेसेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, इन सब में कोलैबोरेशंस को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। फिर यूएस का जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है और इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने ये ICET को लीड किया है एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल। अब इसके एम्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो दोनों ही कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के तौर पे इस्टेब्लिश करता है। साथ ही साथ ये रेगुलरली एक जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या एक्सपोर्ट कंट्रोल्स आ जाते हैं या फिर इवन मोबिलिटी बैरियर्स है, इन सब चीज़ों को एड्रेस करता है। साथ ही साथ दोनों की पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करता है कि दोनों अपने एक दूसरे को एडवांस टेक्नोलॉजी का ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करके प्रोवाइड करती है। तो इन सब चीज़ों से एक पार्टनरशिप जो है वो भी स्ट्रेंथन होती है। साथ में ये फोकस करता है कि जैसे मान लो दोनों की जो इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप रही है टेक्नोलॉजीज़ में, ये ग्लोबल ग्रोथ में ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेगी। इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस आएगी दोनों ही नेशंस में, और एक शेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर देखे जाएंगे। ठीक है। तो इनका ये जो बायलेटरल रिलेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और एक्सपैंड करने के लिए। जस्ट वन मोर थिंग, दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे कोर्सेज में, तो आप जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज में जा सकते हो। ये पर्टिकुलर टॉपिक मेंस फाउंडेशन और स्पेशल कोर्सेज के, यहाँ पर आप स्पेशल कोर्सेज और प्री मेंस में जाओगे, मेंस इन 300 कोर्स का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स हैं ना, जिसमें से UPSC हर साल क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, तो वो करके जाना है। तो चाहे आप यहाँ से प्रिपेयर करो चाहे कहीं और से प्रिपेयर करो, बट प्लीज़ ये टॉपिक्स ज़रूर करके जाना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ICET का इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में। तो सबसे पहला तो आता है कि आपका एक डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप करता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्लोबली एक डेमोक्रेटिक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में ये हेल्प करता है। फिर ह्यूमन राइट्स सिक्योरिटी में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, ये इंश्योर किया जाता है कि ह्यूमन राइट्स भी आपके इंटैक्ट रहे। साथ ही साथ एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी को हम सस्टेन करें जो कि फ्री हो, ओपन हो, और हम दोनों के ही नेशंस के एक रिलेशनशिप को और फॉस्टर करें। तो ऐसी इकोनॉमी की हम बात करते हैं। फिर साथ ही साथ हम अपना इंडस्ट्रियल बेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर में। और कैसे हम कर सकते हैं, कुछ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके। फिर यहाँ पर एक न्यू कॉपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि आप हमारी इनोवेशन कनेक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाती है। फिर उसके बाद ये आता है कि ये हमारे रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करता है। हम म्यूचुअल कमिटमेंट दिखती है कि हम लोग CETs में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों की म्यूचुअल कमिटमेंट भी नज़र आती है। साथ ही साथ इंडिया यूएस रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है इस चीज़ से।
अब कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं कि क्यों आईसीटी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर उनके सक्सेस में क्या बीच में चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो डोमेस्टिक चैलेंजेस ही हैं। तो डोमेस्टिक चैलेंजेस में बेसिकली ये आता है कि लो आर एंड डी एक्सपेंडिचर है ना। हमारे इतना एक्सपेंडिचर लगता ही नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा अराउंड जीडीपी का 0.7% ही है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है ही नहीं, कोऑपरेटिव रिसोर्सेज नहीं है ना, डिज़ाइन के लिए, बिल्डिंग के लिए, वो सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं। देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो हम लोग फेस करते हैं। फिर कुछ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज है जो कि डोमिनेट करती है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा लिमिट कर देती है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। फिर फॉरेन चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएस आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, उसके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं रिसेपिएंट स्टेट्स पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर के पास ही क्यों ना हो टेक्नोलॉजी ओनरशिप। बट यहाँ पर जो आर्म्स कंट्रोल एक्ट है इनका, यूएस का, तो वहाँ पर क्या है कि अभी इंडिया को कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ जाते हैं उस केस में, और इवन यूएस को भी। तो दोनों के रिलेशन ना उतने फ्रीली फॉस्टर नहीं हो पाते हैं। फिर फॉरेन इंडस्ट्रीज़ के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, और इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस फोकस है इन सब चीज़ों में, ये कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर भारत में फोकस कर रहा है, तो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को तो उस चीज़ में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, और वो एक बैरियर भी है जिसमें थोड़ा सा बाकी कंट्रीज़ के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। फिर जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन रहता है जो कि हमारी जो टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन सिक्योरिटी है उसको अफेक्ट भी करता है ये। साथ ही साथ एक हाई लेवल यूएस एंगेजमेंट जो होना चाहिए वो लिमिटेड है यहाँ पर एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, तो वो एक प्रॉब्लम आता है कि यूएस डिसीजन मेकर्स जितने भी हैं वो इतना एंगेज नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए इंडिया में, है ना। तो वो नहीं करना चाहते ये लोग। फिर वे फॉरवर्ड आप इसका ये करोगे कि सबसे पहले तो हमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की, इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोऑपरेशन हमें मिले। उसके बाद जितने भी इश्यूज आते हैं आईसीटी एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू, या फिर हाई लेवल मीटिंग्स के थ्रू, या फिर आउटकम फोकस डिलीवरेबल्स के थ्रू, तो ये सारे मीटिंग्स को एड्रेस करना वो एक यहाँ पर हमारा काम बनता है। फिर साथ ही साथ हमें कुछ रिसर्च एंड इनोवेशन भी, हमें आर&डी थोड़ा सा फास्ट करने की नीड है, इन्हांस करने की नीड है, रिसर्च में इनोवेशन इकोसिस्टम थोड़ा सा बनाने की नीड है, ताकि हम आर&डी एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा और बढ़ाएं इसमें। ठीक है, कुछ क्रिटिकल एरियाज ऑफ कॉपरेशन आइडेंटिफाई करें और हम डिलीवर करें वो चीज़ें। फिर साथ ही साथ कुछ रिसर्च एक्सचेंजेस बढ़ाएं हम, जैसे कि एकेडेमिया के बीच में, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो इंडिया यूएस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के बीच में, जैसे कि अभी कोविड-19 वैक्सीन का आप लिख सकते हो। ठीक है, कोविड वैक्सीन लिख सकते हो आप, कि यहाँ पर क्या था कि इंडिया और यूएस ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कोलैबोरेट करके कुछ वैक्सीन प्रोडक्शन को इन्हांस करने का काम किया था, और इंडो पैसिफिक रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम किया था फिर वही वैक्सीन के लिए। तो ये इस इनोवेशन से भी, इस इनिशिएटिव से भी ये समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कॉपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि हम लोगों ने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए काम किया। फिर दूसरा चीज़ आप लिख सकते हो, अभी इनफैक्ट न्यूज़ में भी रहा है कि जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इस पॉइंट पर आप लिख सकते हो। जैसे नासा है, इसरो है, तो इनकी एक हिस्ट्री रही है कोलैबोरेशन की, टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये जो अभी जो जैसे बहुत सारे मिशंस चलते आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन ही था, तो उसमें नासा का सपोर्ट मिला था, जिसमें हमने फिर एक जॉइंट टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स को का जो हमारा जो पोटेंशियल था उसको डेमॉन्स्ट्रेट भी किया था। डिफेंस और सिक्योरिटी की भी आप बात कर सकते हो यहाँ पर। डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन भी हमारा रहा है, जो हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है इंडिया यूएस के बीच में, वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को साथ में डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रावण प्रोजेक्ट है, रावण अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्टिव एनसेम्बल हाईलाइट है। ये सारी चीज़ें जो होती है, ये बेसिकली बायलेटरल, हम दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो बायलेटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, उसको फॉस्टर किया जाता है उस रिलेशनशिप को। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसमें हेल्प कर देते हैं, एक तरीके से एक सोर्स बनता है। ठीक है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे दोनों कंट्रीज़ ने
क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में कोऑपरेट किया है, क्लाइमेट चेंज एड्रेस किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो।